मैं जानता हूं, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ाओ भैया, बहुत कम आ रही। नहीं, मैं तो बोलता जाऊंगा, फिर तू भी अपना काम करता जा, मैं अपना काम करता जा रहा हूं भैया। हाँ मित्रों, परिचय की इस श्रृंखला में मुझे वहां से यहां तक क्यों आना पड़ा, क्योंकि भाई अतुल ने सब कवियों का बहुत अच्छा परिचय करवाया। लेकिन मैं अगर अतुल ज्वाला के बारे में आपको ज्यादा बताऊंगा तो आप कहोगे आपसे ज्यादा तो हम अतुल ज्वाला के बारे में जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस कम उम्र में, कम मंच की आयु में पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम, महू का नाम रोशन कर रखा है। और मुझे फक्र है कि मैं आदरणीय डिंगू जी के चुनाव के समर्थन में, जब मैं महू में के वार्ड में राव में जब चुनाव प्रचार में वार्ड में गया तो ऐसा कोई वार्ड नहीं मिला जहां के बच्चों ने ये नहीं कहा कि अतुल मामा आ गए, अतुल मामा आ गए। मैंने कहा वारे अतुल मामा, इतने भांजे तो फिर जीजा जी कितने होंगे। लेकिन बधाई देता हूं मित्रों ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति का। अतुल का फोन हमारे पास आया कि गांव भले ही महू छोटा है लेकिन यहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मित्रों, मैं चाहता हूं, देखो कवि सम्मेलन में अगर जनता की तालियां नहीं होती है तो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं शोक सभा में आए हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अतुल ज्वाला के सम्मान में, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने हास्य व्यंग्य की कविताओं के लिए जाना जाता है, अपने स्टेज संचालन के लिए जाना जाता है, ईमानदार संयोजन के लिए जाना जाता है, ऐसे मालवा के उस प्रिंस के सम्मान में, उस बालकों के मामा के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बज जाए भाई अतुल ज्वाला। और ये जो लोग खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये बीच में जो गैलरी है, कब तक खड़े रहोगे भैया? वरना सुबह तक खड़े रहोगे तो लोग कहेंगे यार ये तो पुरुष था, इसके पांव भारी कैसे हो गए। आ जाओ, आगे आ जाना। ये आज की रात कोई ये 10-20 मिनट का खेल तमाशा नहीं है। ये अतुल ज्वाला डमरू बजाएगा, सुबह 4 बजा देगा। आइए, मैं कहता हूं आइए, जो हाथ बांध कर खड़े हैं, मैं भैया आ जाओ। मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये मुझे लाल गैलरी दिखनी नहीं चाहिए। ये जो लाल रंग की गैलरी बिछी हुई है, ये वीआईपी गैलरी है। लाल रंग वीआईपी के लिए बिछा रहता है। जो भी वीआईपीज है वो इस लाल रंग की गैलरी को भर दीजिए। हमें भले ये उनको अगर कवि सम्मेलन शुरू करने का आदेश देना है तो तालियां इतनी जोर से बजाओ कि भाई अतुल को जोश आ जाए। जोरदार ताली से स्वागत करें भाई अतुल ज्वाला। भगवान जाने किस किस के मेरे माथे पर रख दिया। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चला। काका जी प्रणाम। प्रेरणा जी, मेरे को तो लग रहा था काका जी की फाइल निपटा के ही जाएगी आज, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आया। प्रेरणा जी, एक बात ध्यान रखना, ये मालवा के हैं। मालवा का आदमी इतना होशियार होता है कि मुंह में दांत नहीं हो, पेट में हाथ नहीं हो, और बाटी खाने का मन करे ना तो मिक्सर में पीस के खा जाए। आप बार बार उनको छेड़ रही हो तो मुझे लगता है कि बार बार छेड़ रही हो मतलब रिश्ता कुछ खास है। अब संभालना पंथी के आप बार बार छेड़ रही हो मतलब रिश्ता कुछ खास है। खास भी इतना के खास के आसपास है। पर एक बात ध्यान रखना, ये मालवा के हैं, आप दोनों का एवरेज बिल्कुल 50 है। ये क्या, ये देखो गफ्फार साहब ने मेरा काम, मैं तो क्या हास्य व्यंग्य का कभी इतनी टेंशन नहीं पालता हूँ। हम मनोज भैया का जन्मदिन मना रहे हैं, शिवाजी बैठे हैं, ये आप देखो, ये कह रहे हैं लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं। आजकल लड़के बिल्कुल नहीं बिगड़ रहे, बिगड़ने का काम आजकल ऊपर से चला आ रहा है। ये हमारे मंच पे भी सबसे बुजुर्ग कवि है, आप देखो गफ्फार साहब। स्थिति ये, हम 3 लोग मरे, मैं, निशा मुनि गोल और गफ्फार साहब। यमराज के दरबार में पहुंचे, सबसे पहले मेरा नंबर आया, यमराज के वहां पेशी हुई। यमराज ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल ज्वाला बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए। यमराज बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर निशा मुनि गोल का नंबर आया, इनके लिए भी यमराज ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले निशा मुनि बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। ये बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। यमराज बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे बुजुर्ग कवि गफ्फार साहब का नंबर आया,
इनके लिए यमराज ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा महाराज ये गफ्फार साहब ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? यमराज बोले गफ्फार के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। क्या बात है, चिड़िया का जवाब है। तो हमको तो दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है जबरदस्ती। देखो ये बुजुर्ग है, गफ्फार साहब है, इनमें और ये नए लड़कों में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना होता है, दिल इनके भी पास है, इनके भी पास है। अंतर ये होता है कि नए लड़कों का दिल धक धक करता है, बुजुर्गों का दिल धुक धुक करता है। ये नए जमाने के 21वीं सदी के हवाई जहाज की तरह जूम करते हैं, इनको बुजुर्गों का दिल पुरानी रेलगाड़ी की तरह छुक छुक करता है। ये अंतर होता है कि नए लड़कों का दिल 21वीं सदी की CFL है, इधर स्विच दबाया इधर रोशनी चालू। ये पुरानी ट्यूबलाइट है, लपक झपक करती है फिर चालू होती है। हालांकि किसी ट्यूबलाइट का चाक या डंडा खराब हो क्या बात है, तो लपक झपक तो करती है पर चालू नहीं होती है। और ये देखो, ये इस उम्र में अगर कोई प्रेम कविता पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? व्यंग की कविता पढ़ता हूँ, एक एक पंक्ति का आनंद लेना कि ये अपनी पत्नी से क्या कहेंगे कि तुम हुई सुंदरी बचपन की, मैं हुआ उम्र का 60 प्रिय। तुम हुई सुंदरी बचपन की, मैं हुआ उम्र का 60 प्रिय। तुम स्लीप वेल का गद्दा हो गई, मैं हूँ टूटी खाट प्रिय। के प्रेम पोखर में सूख गया जल, पानी खत्म। के प्रेम पोखर में सूख गया जल, हुआ ये आभास प्रिय, रोमांस का सत्यानाश प्रिय। और कल मिला एक वैद्य जो जाते जाते नए ख्वाब दे गया। और अगली पंक्ति समझ में आ जाए तो ताली बजाना कि कल मिला वैद्य एक जो जाते जाते नए ख्वाब दे गया, पर करंट बचा नहीं तारों में, इन्वर्टर जवाब दे गया। बढ़ती शुगर, सांस फूलती घुटनों में दर्दों का वास प्रिय, राम भजन का समय आ गया, रोमांस का सत्यानाश प्रिय। इनके लिए ताली बजाओ एक बार। मैं क्या देखो ज्यादा टेंशन की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे टेंशन दे दिए इनने। मोदी जी आ गए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ गए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप भरोसे मत रहना, है नहीं सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो जहाँ रहे वहां चालू कर दे। 3 इंजीनियर मारे, भारत पाकिस्तान और चीन का। ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए? तो हम इंजीनियर है, अंदर ले लो। तो अंदर तो ले लूंगा, पर ये दरवाजा ठीक करवाना, इसकी कीमत बताओ। उसने पूछा पाकिस्तान वाले से, तू बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान वाला बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपए का। तो कैसे? तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब उसने उस चीन वाले से पूछा, तू बता रहे चिंगपांग चो खर्च कितना आएगा? वो चिंगपांग चो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपए का। तो कैसे? तो क्या 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। उससे पूछा दूत ने कि तू बता रहे पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा? पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपए का। क्यों भाई 29,000 का कैसा आएगा? तो क्या 10,000 तो तेरे। भाई बढ़िया है, वाह वाह। 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बच्चे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपलोड करने की क्या जरूरत है? जबरदस्ती टेंशन पाल रहे कि JNU में कुत्ते भौंक रहे, सिंगों का गर्जन हो जाने दो। हाथ से व्यंग का कवि हूं, लेकिन कुछ पंक्तियां सुन लेना ताजी कि JNU में कुत्ते भौंक रहे, सिंगों का गर्जन हो जाने दो। कि JNU में कुत्ते भौंक रहे, सिंगों का गर्जन हो जाने दो। कालिया नाग के सर पर सेना का नर्तन हो जाने दो। फोड़े में गर्म मवाद पड़ा है,
तो चीर फाड़ जरूरी है, और सिंह हो यदि मोदी जी तो सिंगों सी दहाड़ जरूरी है। कि सिंह हो यदि मोदी जी, वो लश्करे तोयबा, हुर्रियत और अलकायदा, अरे इन सांपों को दूध पिलाने से क्या फायदा? कि देशद्रोह का, कि आतंकवाद का जहर उतारने की कोई विधि नहीं होती, ये वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती। इस जहर का सिर्फ एक ही इलाज है कि समझौतों को छाट देना चाहिए, वो जो पूंछ सीधी नहीं हो उसे जड़ से ही काट देना चाहिए। कि जो पूंछ सीधी नहीं हो उसे जड़ से ही काट देना चाहिए। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा संसद और अयोध्या पर हमले की चोट से, इसीलिए पठानकोट दहला आतंकी विस्फोट से, कि इसीलिए पठानकोट दहला आतंकी विस्फोट से। और जेएनयू में जो हुआ उसके परिणाम से समाधान तक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर ठीक पढ़ दूं तो आपकी तालियां मुझे मिलना चाहिए। कि इसीलिए पठानकोट दहला आतंकी विस्फोट से अगर हमने हमले का सही प्रतिकार किया होता, अगर हमने हमले का सही प्रतिकार किया होता, ईंट का जवाब यदि पत्थर से दिया होता, अरे गोली का जवाब गोली से देते तो ये गोले पैदा नहीं होते, अरे सांप ही कुचल देते तो जेएनयू में ये सपोले पैदा नहीं होते। जेएनयू में सपोले पैदा नहीं होते, लेकिन हमको तो आदत है आस्तीनों में सांप पालने की, 12 बरस कुत्ते की पूंछ बोंगली में डालने की, यही हालत है पूरे देश की। लेकिन हमको तो आदत है आस्तीनों में सांप पालने की, 12 बरस कुत्ते की पूंछ बोंगली में डालने की। अरे लानत है इस देश में बहती हुई प्रेम की गंगा नहीं बचा सके, अरे और तो और जेएनयू में अपमानित होता हुआ तिरंगा नहीं बचा सके। कि कह दो उनसे होदम बाजुओं में तो मेरा ये आमंत्रण है, जो कह रहे हैं कि जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक, उनसे कहना चाहता हूँ कि कह दो उनसे होदम बाजुओं में तो मेरा ये आमंत्रण है, आ जाओ रण मैदानों में युद्ध का निमंत्रण है, फिर देखेंगे ताकत तेरे पाकिस्तान की, तेरे लिए तो काफी है टुकड़ी राजस्थान की। लेकिन मैं इतनी जोर से बोलता हूं मेरा चीज खराब हो जाता है, अपने हाथ पर काबू में नहीं रहते। ये देखो हमारे मनोज भैया, इनका जन्मदिन मना रहे हैं, इनकी नई शादी हुई, पहली बार भाभी जी को लेने के लिए गए ससुराल, सासू जी ने कह दिया जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, ये वापस आ गए, फिर हफ्ते भर बाद गए, फिर सासू जी ने कह दिया जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, ये अड़ गए, अड़ते कैसे नहीं, आखिर मालवा का पानी के नहीं लेके ही जाऊंगा। तो इनकी सासू जी ने इनकी साली से कहा कि या बेटा तेरे जिया जी कह देना बेन को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, और नहीं माने कह देना हमारी माँ को देवी आती है सब बात मनवा के छोड़ती है। इनके साली नाका को जिया जी हमारी माँ को देवी आती है, इन्होंने कहा कान दे देवी है भी कौन सी देवी सब देख लेंगे। विश्वास मानना भाई साहब, 15 मिनट के बाद इनकी सासू जी आ गई, सब बाल खोल के चंडी का रूप धारण करके, और वो कहने लग गई कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी। इन्होंने कहा कि हट, और इन्होंने इनकी सासू जी ने कहा कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ। इनकी बुद्धि जागृत हुई, इनकी जागृत बुद्धि ने जवाब दिया, जवाब पसंद आए तो इनके लिए जोरदार ताली बजाना। इनकी सासू जी कह रही थी कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी। इन्होंने कहा कि हट, बेरुआ क्या लेके जाएगा, बेरुआ क्या लेके जाएगा। ये क्या स्थिति है, अपन तो जब मालवा के लोग हैं, अपने यहाँ सब काम प्रकृति से होता है। 14 जनवरी आती है मकर संक्रांति, सब पतंग उड़ाते, छोरा इस छत से छोरी उस छत से, और जिनके पेच लड़ गए उनके लिए ठीक 1 महीने बाद 14 फरवरी आ जाता है वैलेंटाइन डे, कुंवारों की आखा तीज, सब एक दूसरे को गुलाब देते हैं। वकील साहब हमारे यहाँ राव में तो इस बार गुलाब 100 रुपए में बिके। मेरे मोहल्ले के लड़के के पास 100 रुपए नहीं थे तो 5 रुपए में प्लास्टिक का गुलाब ले आया। स्वभाव से शर्मिला था, कोई लड़की नहीं मिली तो हिंजड़े को ही टिका दिया। वो हिंजड़ा सुन के बोला क्यों रे ये तो नकली है। लड़का बोला मजबूरी में दिया, रख ले, तू भी कौन सा असली है। ये स्थिति है। देखो ये हमारे नगर परिषद अध्यक्ष है शिवाजी, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, मेरे बहुत बचपन के मित्र हैं।
बचपन के मित्र क्या होते हैं? ये मेरे ऐसे मित्र हैं, भगवान कसम के, इनके रहते हुए मुझे कभी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। हम दो ही बचपन के दोस्त थे। हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ, जो लड़की मेरे को रबर पेंसिल नहीं देती थी, वो इनको टिफिन खिलाती थी। अरे इनकी हालत शुरू से ऐसी रही विजय भैया कि वो टीचर इनको स्टैंडिंग लाइन सिखाती थी और ये स्लीपिंग लाइन सीखते थे। समझ में आए तो ताली बजाना। और इनका और हमारा एडमिशन सबसे पहले जिस स्कूल में हुआ, एक ही साथ हुआ। इनका और मेरा स्कूल में सबसे पहले एडमिशन हुआ आसाराम पब्लिक स्कूल में। हमारी पहली टीचर का नाम था राधे शर्मा। मेरे पिताजी कहते थे बेटा टीचर माँ समान होती है, तो हम उस टीचर को राधे माँ कहते थे। बाद में हमने एडमिशन लिया दादा डिग्री कॉलेज में। आपको भी जानकारी होगी कि वही डिग्री कॉलेज है जहाँ पे दिग्विजय सिंह ने भी पढ़ाई करी है। और इत्तेफाक की बात पर ताली बजाना, जब हम पढ़ते थे तो इत्तेफाक से हमारे प्रिंसिपल का नाम एनडी तिवारी था। और छोरे कह रहे हैं कि ये कभी कह रहे छोरे बिगड़ रहे, छोरे कहाँ से बिगड़ रहे? बिगड़ने का काम तो ऊपर से चला आ रहा है। आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी, दिग्विजय सिंह, ये सब है। लेकिन मैं एक अच्छी कविता पढ़ता हूँ, हमें गफ्फार साहब को भी सुनना है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन एक कविता सुनना कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, जो सारे बड़े लोग हैं। कविता सुनना, हास्य व्यंग की बात बहुत हुई। मैं एक अच्छी, जो लोग हमारे राहुल साहब, विजय भैया, बंटी भैया, वकील साहब, आप भी पहली बार सुनेंगे कविता के गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बा के बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे, रखा है अब भी डिब्बा गोटियों वाला जिनमें अब भी है चमक, रखी है माचिस से खोखे की ताश पत्ती जिनमें लग गई है दीमक, रखा है साइकिल का टायर जिसे मैं खूब चलाता था, रखी है डिब्बे की नकली टीवी जिसमें मैं फिल्म दिखाता था, रखा है धागा भरा उचक्का, वो पतंग उड़ने को आतुर है, वो डोर से लिपटा हुआ भंवरा घूमने को आतुर है, वो चबूतरे जिन पर खेलते थे, वो चबूतरे जिन पर खेलते थे, वो धूल से प्यार कर रहे हैं। गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कि गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्त बैठे हैं नदी के पनघट पर, रेत और मिट्टी उड़ा रहे हैं। लौट आए एक बार फिर बचपन में, यही कहकर बुला रहे हैं। और याद कीजिएगा अपने बचपन के दोस्तों को, कि याद है वो दोस्त जिनके साथ स्कूल से भाग आते थे, वो आम के बाग जहां छुपकर बीड़ी पीने जाते थे, गन्ने की बैलगाड़ी से मेरे लिए गन्ने खींचने वाले दोस्त, डांट खाते वक्त एक दूसरे के पीछे छुपने वाले दोस्त, शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त, और त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त। वो दोस्त बहुत याद करते हैं, बहुत याद आते हैं। तुम्हारी पुरानी दोस्त आई है, मोबाइल पर बताते हैं। और दो पंक्तियां अपने दोस्तों को सौंपिएगा कि तुम्हारी पुरानी दोस्त आई है, मोबाइल पर बताते हैं, वो किसी तरह मुझे बुलाना चाहते हैं, हम सब फिर बचपन में खो जाना चाहते हैं। वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन ख्वाबों में बच्चे की तरह मचलते हैं। मजबूरी के कारण जो दोस्त मिल नहीं पाते, वो आंख से आंसू बनकर निकलते हैं। ताली बजा, अच्छी बात ही है मतलब। बहुत मन से सुना। मेरी एक प्रतिनिधि रचना है जो जिसके लिए मैं पूरे देश में जाना जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस कविता को पढ़ूं। आप एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेश करें। मेरे बहुत प्रिय मित्र मनोज भाई का जन्मदिन है। आज के दिन मेरे पास उनके लिए कोई तोहफा नहीं है। मैं एक कविता उन्हें तोहफे में भेंट करता हूँ। आपने भाई दिनेश से माँ की कविता सुनी, आपने माँ की कविताएं हमेशा सुनी। मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि पिता क्या होते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वे अपने पिता को याद कीजिएगा कि पिता क्या होते हैं जीवन में, पिता का क्या महत्व होता है। बहुत छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति आप तक पहुंच गई
और आपकी तालियां मुझ तक पहुंची तो मैं बहुत आसानी से कविता पूरी कर दूंगा। जिस कविता के लिए मुझे हजारों सम्मान मिलते हैं वो मैं अपने क्षेत्र में पहली बार पढ़ता हूं कि पिता होते क्या है, कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरा मानना यह है कि वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित हैं। लेकिन जिनके पिता अगर दुनिया में नहीं है वे अपने पिता की स्मृतियों को याद कीजिएगा कि पिता होते क्या है, कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या बात है। तो मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। और आपकी तालियां मुझ तक पहुंची, आभारी हूं आपका कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मुझे भगवान से पहले। और 4 पंक्तियां वो लिखता हूँ जिससे अच्छा मैंने जीवन में कुछ नहीं लिखा। जिन पंक्तियों को लिखते वक्त मैं रोया था। दावा तो नहीं करता लेकिन एक विश्वास है कि अगर आपने मन से सुना तो आपकी पलकें गिली होंगी। 80% लोगों का एक दर्द पढ़ता हूँ। एक दृश्य शायद आपने बचपन में देखा होगा कि मुझे आज भी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। क्या बात है तुलवा। तो इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जो घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अधिकतर वो लोग हैं जो खुद पिता बन गए। वकील साहब संजय भैया, आप पंक्तियां सुनिएगा, आप खुद पिता बन गए। आप पंक्तियां सुनिएगा कि आपको अपने पिता से अगर कोई शिकायत रही हो तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। हमने अभी दिवाली और दशहरा मनाया। मेरा मानना यह है कि अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो होते लेकिन भगवान कभी नहीं बनते। पंक्तियां सुनिएगा और आपका आशीर्वाद मुझे मिले कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और 4 पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी, तो कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी, काम ना आएगी, काम। मैं बहुत आभारी